चिंगजी और ली इंजी की वेडिंग नाइट कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसीलिए ये लोग फिर से रेडी हो जाते हैं। फेरान इनके पास वाइन लेकर आता है तो ली इंजी को लगता है कि इसने फिर से कोई गड़बड़ की होगी, इसलिए वो दूसरा वाला ग्लास उठाता है एंड वो जो पहले वाला ग्लास था वो चिंगजी ड्रिंक कर लेती है। चिंगजी ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे काफ़ी चढ़ गई है एंड वो ली इंजी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो ऐसे ही फ्लर्ट करते हुए उसकी चेस्ट को खोलकर देखती है तो वहाँ पर एक निशान था। वो कहती है कि अच्छा तो तुम ही थे वो किडनैपर। वो कहता है कि हाँ मैं ही था, तो तुम क्या कर लोगी। वो जल्दी से फेरान को बुलाने लगती है तो फेरान वहाँ पर आता है। ली इंजी उसे धीरे से कहता है कि सिर्फ फेरान और ग्रैंड ट्यूटर ही किडनैपिंग में शामिल नहीं थे, तीसरा भी कोई था। ये सुनकर वो चुप हो जाती है एंड फेरान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ली इंजी ने चिंगजी को कुछ इस तरह से बांध कर रखा था तो वो उस पर चलाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास 1.5 लाख सैनिक है तो तुम मुझे धमकाओगे और मुझे शांति से सोने भी नहीं दोगे। वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास 1.5 लाख सैनिक है, इसलिए तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बन पाया। वो कहती है कि तुम्हें क्या राजगद्दी चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड बने रहने दो। वो कहती है कि मैं क्वीन हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो तुम मुझे इस तरह से नहीं बांध कर रख सकते, जल्दी से मुझे छोड़ो। वो मना करता है तो वो बड़े प्यार से कहती है कि इंजी मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। अगली सुबह वो दोनों कुछ इस तरह से सोए हुए थे। ली इंजी जल्दी से चिंगजी से दूर होता है। वो यहाँ पर काफ़ी शाय फील कर रहा था तो चिंगजी कहती है कि क्या तुमने ये सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी। ली इंजी उसे पकड़कर कहता है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि असली टीचर है कौन। अगले सीन में चिंगजी अपने पैलेस में थी। फेरान उसके पास आकर कहता है कि आपको किंग ने फ्लावर देखने के लिए बुलाया है। वो सोचती है कि ये फ्लावर देखने के बहाने मुझे टपका देना तो नहीं चाहता ना। वो अपने मन में कुछ ऐसा सिनारियो बना लेती है एंड उसके बाद ली इंजी के पास कुछ इस तरह से जाती है आर्मर पहनकर। ली इंजी उसे देखकर कहता है कि तुम्हारा हेलमेट तो खुला हुआ है, अगर तुम इस हालत में बैटलफील्ड में गई तो तुम आधा दिन भी नहीं टिक पाओगी। वो उसके हेलमेट को टाई करके कहता है अगर तुम ऐसे रही तो तुम आधे दिन से भी ज़्यादा जिंदा रह पाओगी एंड अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम जिंदगी भर के लिए जिंदा रहोगी। चिंगजी सोचती है कि क्या अभी अभी इसने मुझे लव कन्फेशन किया। वो जाते हुए भी इसके बारे में ही सोच रही थी एंड कहती है कि ली इंजी तो मुझे पसंद करता है, लेकिन फेरान आकर कहता है कि ली इंजी ने सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया है एंड वो सभी लोग तुमसे पैसे मांग रहे हैं। चिंगजी कहती है कि हार्टलेस आदमी, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो ली इंजी के पास आकर कहती है कि वो सारे पैसे मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए उधार मांगे थे, तुम्हें पता है ना। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। चिंगजी कहती है कि अगर तुम्हें पता ही था तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम जानते हो ना कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जरा रुको, वो किडनैपर तो तुम ही थे, इसका मतलब ये है कि वो सारे पैसे भी तुम्हारे पास ही होंगे, तो जल्दी से उन पैसों को मुझे लौटा दो। ली इंजी कहता है कि नहीं दूंगा, अगर किडनैपिंग का पूरा सच सबके सामने आ गया तो फिर क्या होगा। चिंगजी कहती है कि इसकी तो मुझे तो इसे मार डालने का मन कर रहा है। आगे चिंगजी ली इंजी के पास जाकर कहती है कि तुम मेरे ही मेंशन में रहते हो तो तुम्हें चाय पीने के, बैठने के, घूमने के, फ्लावर देखने के सभी के पैसे तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि वाइफ मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, हम दोनों तो कपल है। वो कहती है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ नाम के कपल है। ली इंजी कहता है कि हमारी शादी काफ़ी जल्दी जल्दी में हुई, इसलिए मैं तुम्हें डावरी नहीं दे पाया, लेकिन अब तो दे सकता हूँ ना। ये सुनकर वो जाती है बाहर। इतने सारे बॉक्सेस को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, मतलब वो तो हवा में ही उड़ने लगती है। चिंगजी को तो लग रहा था कि इसमें बहुत सारा पैसा, गहने वगैरह होगा, लेकिन जब वो उन बॉक्सेस को खोलकर देखती है तो उसमें तो हथियार थे। वो कहती है कि ये ली इंजी मुझे हथियार देकर क्या डराना चाहता है, लेकिन ली इंजी उसे कहता है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। 3000 सैनिक जो मारे गए, ये सारे हथियार उन्हीं के ही है। जब तुम राजगद्दी में बैठो तो तुम्हें याद होना चाहिए कि उन लोगों ने अपनी जान इस देश के लिए सेक्रीफाइस की है। चिंगजी ली इंजी की बातों का मतलब नहीं समझ पाती। उसे तो बस यही लग रहा था कि ली इंजी उसे
उसे मारना चाहता है। अगले सीन में वो फेरान से कह रही थी कि लिएंजी अपने साथ तो पैसे लेकर घूमता नहीं होगा, शियांग ही उसकी सबसे वफादार सैनिक है, इसीलिए जरूर उसने उन पैसों को शियांग को दिया होगा। फेरान कहता है कि फिर तो हमें एक बार चेक करना चाहिए। चिंगजी कहती है कि मेरे मन में एक ठासू प्लान आया है। चिंगजी अपने कॉन्क्यूबाइंस के साथ खेल रही थी। उसकी हंसने की आवाज सुनकर लिएंजी वहां पर आता है। चिंगजी लिएंजी को पकड़कर कहती है कि आज की रात तो मैं तुम्हारी ही साथ गुजारूंगी, लेकिन जब वो लिएंजी का चेहरा देखती है तो वो कहती है कि अरे ये तो तुम हो, मैं किसी दूसरे को ढूंढ लेती हूँ। लिएंजी कहता है कि दूसरे से तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहती है कि फिर तुम क्या मेरे साथ सोना चाहते हो? वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में चिंगजी अपने एक कॉन्क्यूबाइन को लेकर जा रही थी एंड उसकी तारीफ कर रही थी कि आज रात तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा क्योंकि आज तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने वाले हो। यहाँ पर लिएंजी को थोड़ी सी तो जलन होती है। इन लोगों ने शियांग को मिलने के लिए बुलाया था। जब शियांग वहाँ पर आती है तो फेरान चिंगजी से पूछता है कि आज रात आप किस कॉन्क्यूबाइन के साथ रात गुजारने वाली है? तो वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ। फेरान कहता है कि फिर किंग कैसे रहेंगे, वो तो काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस है। चिंगजी कहती है कि वो सिर्फ दिखने में ही अच्छा है, अगर उसके पास 1.5 लाख सोल्जर्स नहीं होते तो उस जैसे बोरिंग इंसान के साथ में शादी क्यों करती? वैसे ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो ना गे है। ये सुनकर फेरान तो हंसने लगता है। लिएंजी की बेइज्जती शियांग से देखी नहीं जाती एंड वो उसे मारने के लिए आ रही थी, लेकिन बीच में लिएंजी आकर उसे रोक देता है। चिंगजी कहती है कि तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? इस बात की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। शियांग कहती है कि जनरल आपने इस जैसी लड़की के साथ शादी ही क्यों की? वैसे भी अब आप तो किंग है, मैं इसे अभी के अभी मार देती हूँ एंड उसके बाद सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। चिंगजी कहती है कि भागो, ये तो मुझे मारना चाहती है। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। लिएंजी शियांग को लेकर अपने कमरे में आता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि 3 सालों तक हमने युद्ध लड़ा, कितने सारे सैनिक मारे गए, क्या हमने इस दिन को देखने के लिए ये सब कुछ किया था? देखो, मैं क्वीन को रिप्लेस नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मदद करना चाहता हूँ। अभी तुम सब कुछ मेस्ड अप कर देती। चिंगजी ने दरवाजे के बाहर से उन दोनों की बातों को सुन लिया था। वो सोचती है कि ये तो मेरी मदद करना चाहता है, कहीं ये मुझे लाइक वाइक तो नहीं करता ना? हाँ, शायद ऐसा ही होगा, इसीलिए तो ये मुझसे शादी करने के लिए मरा चाह रहा था। लेकिन वो मुझे पसंद करता है तो वो अपना प्यार कन्फेस क्यों नहीं करता? शायद वो शाय फील करता होगा। तभी ही लिएंजी आकर कहता है कि तुम शियांग को जाने दो, उसके बदले में तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है कि ठीक है फिर। अगले सीन में चिंगजी लिएंजी के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी एंड लिएंजी उसे उतना ही दूर हो रहा था क्योंकि चिंगजी के क्लोज आने पर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। चिंगजी तो उसके साथ सोना चाहती थी, लेकिन लिएंजी उसे मना कर देता है। वो सोचती है कि लगता है कि ये अभी भी शर्मा रहा है। आगे वो फेरान के साथ पैसों को ढूंढने के लिए शियांग के घर पर जाती है। वहाँ पर वो दोनों एक बॉक्स को उठाकर ले आते हैं। फिर हमें पता लगता है कि वो जो पैसे थे वो तो उसी घर में रह गए एंड ये तो कोई और ही बक्सा उठा लाए। दूर से ही एक बंदा उन दोनों पर नजर रखे हुए था। वो अपने मास्टर के पास आता है एंड उसे कहता है कि चिंगजी और उसका कॉन्क्यूबाइन फेरान दोनों ही एक बॉक्स को सस्पिशियस तरीके से पैलेस में लेकर आ रहे थे। उसका मास्टर और कोई नहीं लेकिन वही बंदा था जिसने शुरुआत में लिएंजी को किडनैप करने की कोशिश की थी। वो लड़का कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे डैड ने सच में मेरे लिए कोई विल छोड़कर रखा है। वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि मुझे वो विल किसी भी कीमत पर चाहिए। चिंगजी ड्रंक होकर लिएंजी के पास आती है एंड उसके ही बेड पर सो जाती है। लिएंजी उसे काफी मना भी करता है लेकिन वो तो नहीं उठती। लिएंजी उसके पास आकर बेड में से खंजर निकालता है तो इसे देखकर चिंगजी डर जाती है। वो सोचती है कि क्या ये अभी मुझे मार देगा, लेकिन लिएंजी कहता है कि ये ड्रंक है, कहीं ये उसे लग ना जाए, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। चिंगजी जो कि बिल्कुल भी ड्रंक नहीं थी, वो लिएंजी का ये वाला एक्ट देखकर उसकी तरफ तो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट फील करने लगती है। अगले दिन जब वो फेरान से मिलती है तो फेरान उसे कहता है कि उस बॉक्स की चाबी मुझे नहीं मिल रही एंड उसे कैसे खुलते हैं ये भी मुझे नहीं पता है। चिंगजी कहती है कि अभी के लिए उसे जाने दो। अगले सीन में वो कोर्ट में होती है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पैसे मांग रहा था एंड वो बाकी मंत्रियों से भी कह रहा था कि चिंगजी उसके पैसे वापस लौटा दे। तभी ही वहाँ पर लिएंजी आता है। प्राइम मिनिस्टर उसे देखकर कहता है कि ये कोर्ट है,
तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आए? यहाँ पर तुम किसका मातम मनाना चाहते हो? लिएंजी कहता है कि मैं यहाँ पर उन 3000 सैनिकों की मौत के लिए आया हूँ जो कि खाने की कमी की वजह से, पैसों और दवाइयों की कमी की वजह से मारे गए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको ये बात एक्सप्लेन करनी होगी कि आपने टाइम पर सप्लाईज क्यों नहीं पहुंचाए, आपकी ही वजह से वो लोग मारे गए। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि क्वीन, आप तो अपने कॉन्क्यूबाइन पर बहुत सारे पैसे खर्च करती है, तो आप इसके बारे में क्या कहेगी? ये सुनकर चुंगजी कहती है कि प्राइम मिनिस्टर, आपने भी बहुत सारे टैक्सेस नहीं भरे हैं, आप मेरे अंकल हैं, इसलिए मैंने आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे इन सारी बातों की एक्सप्लेनेशन चाहिए। लिएंजी कहता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दे, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए अथॉरिटी देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर लिएंजी से कहते हैं कि तुम सिर्फ हरम को ही संभालो ना, ये सारे पॉलिटिकल काम तुम्हारे बस का नहीं है। तो लिएंजी कहता है कि फिर भी मुझे ये करना है। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर किए बिना मत जाना, और हाँ, याद से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।